नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता, वास्तु और ज्योतिष रिसर्चर। और आज हम स्टार्ट करेंगे श्री गणेश करेंगे अपने 5वीं क्लास का, 5th क्लास का। और आज हम पढ़ेंगे भाव के बारे में। देखिए, भाव के बारे में आज चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे कि ज्योतिष में कुछ एक नियम मैं आपको भूल गई थी बताना, उसके बारे में। देखिए, ज्योतिष में सबसे इम्पॉर्टेंट 2 नियम होते हैं जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आजकल इनका बहुत कमर्शियलाइज़ हो गई है ज्योतिष शास्त्र, जो ये सब चीज़ें इतना ज़्यादा, हर सॉफ्ट साइंसेस आप देखिए, पूजा पाठ हो या ज्योतिष वास्तु, सब चीज़ें इतनी कमर्शियलाइज़ हो गई हैं कि लोगों को ये सब चीज़ें डराने भी लगी हैं। लोग सोचते हैं कि पैसा खाने के लिए या भ्रमित करने के लिए या अपना एजेंडा लोगों को अपना काम निकालने के लिए लोग ज्योतिष का सहारा लेते हैं। इसीलिए लोग, बहुत सारे लोग इसको पाखंड भी समझते हैं। तो देखिए, कुछ ऐसे नियम होते हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से जुड़ा हुआ साइंस है, बहुत ज़्यादा ये स्पिरिचुअल साइंस है। इसे आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको ऐसे लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के अंदर प्रवेश कर लिया है। बहुत सारी चीज़ें एनर्जी वाइज आपको लगेगा आपका थर्ड जो है, जो 6th सेंस हम कहते हैं, वो जागृत होने लगा है। बहुत सारी चीज़ें अपने आप समझने लगे हैं। आपका डायमेंशन है, आपका इंटेलेक्ट लेवल है, समझ सोच का लेवल है, वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। और ये सिर्फ आप सुनेंगे ना, जो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, आपको उसी से लगेगा कि कितना साइंटिफिक है। जिसको हम एक भ्रमित करने वाला विषय या पैसे का एक हानि का एक विषय समझ लेते हैं, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। ये इट्स ऑल साइंस, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते, इसके साइंस को डिकोड नहीं कर पाते। और पढ़ने में भी जब आप पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आप इसको पूरी तरीके से आप इसको डिकोड नहीं कर पाने के कारण आप उससे थोड़ा सा हट जाते हैं। कुछ दिन पढ़े, अरे ये समझ नहीं आ रहा, चलिए अब आगे दूसरा विषय देखते हैं। इस तरह से कई लोग इसको इसलिए भी छोड़ देते हैं क्योंकि वो कनेक्ट नहीं कर पाते। और जो पढ़े लिखे हैं, इस विषय पे बहुत वर्षों से साइंस के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो वो आपको जितना डिटेल में ले जाएंगे और जितने इसकी परतें खोलेंगे, जैसे बिल्कुल प्याज की तरह, ये प्याज के कितने लेयर्स आप निकालते जाते हैं, और वैसे ही ज्योतिष शास्त्र है, आप उसके इतने लेयर्स तक आप इसके अंदर पहुंच सकते हैं। और इतना ज़्यादा आप देखेंगे कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। आप जिन चीज़ों को समझ पाएंगे एनर्जीज़ के साथ में, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, बहुत सारा चीज़ें इसमें आपस में कनेक्टेड है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही एक अच्छा विषय है अपने आप, अपने अंदर जुड़ने का, अपने से जुड़ने का। और दूसरा ये भी नियम है, बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि अपनी पत्री नहीं पढ़नी चाहिए, अपने बच्चों की पत्री नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो, कारण हो सकता है। मैं अपना जो एक रीज़न या अपना दिमाग, सोच का विचार, मतलब मेरा एक अपना विचार है कि लोग डरते हैं कि हम अपनी पत्री में कुछ ख़राब देख लिए या अपने बच्चों की पत्री में कुछ ऐसे योग देख लिए, तो उससे वो भयभीत हो सकते हैं। परंतु अगर आप ज्योतिष को पढ़ के इसका रेमेडी नहीं कर सकते, इससे भयभीत हो रहे हैं या चीज़ों के लिए आप तैयार ही नहीं हैं, तो आप लोगों को कैसे जज करेंगे? जो लोगों के साथ में आप कैसे एनालाइज़ करेंगे, उनका प्रेडिक्शन कैसे दे पाएंगे? तो आपको अंदर से इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप अपनी पत्री पढ़ें। आप, और सबसे अच्छी बात है अपनी पत्री पढ़ने का, जो मैंने आपको कहा था, आप अपने चार्ट लेकर आइए। आपको होमवर्क दिया था, आप ज़रूर अपना होमवर्क किए होंगे सब लोग। आपको होमवर्क दिया था कि आप अपनी पत्री, अपना चार्ट लेकर आएँ, क्योंकि अगर आप अपने आप से कनेक्ट होने में डरेंगे, अपनी भूतकाल की चीज़ों से, आप अपने पास्ट अनुभव, कड़वे अनुभव, अच्छे अनुभव, उनको ही देखने के लिए अगर आप डरेंगे, उनको ही आप डिकोड नहीं कर पाएंगे, तो आगे का वर्तमान भविष्य के बारे में कैसे आप समझ सकते हैं कि क्या घटनाएं घटेंगी? तो इन योगों को, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, योगिनी दशा, इनको हम समय देखते हैं कि हमारे अच्छा लाइफ में ऐसा हुआ था, तब ये सारी चीज़ें घटना घटी थी, या हमने ये हमारे लाइफ में इस तरीके से, अच्छा या बुरा, जो भी घटना है आपके जीवन में, अनुभव आपने प्राप्त किए, तो उस सब चीज़ों से आप कनेक्ट करते हैं। इसलिए बहुत अच्छा होता है कि उनका देखिए जो आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, आपको पता हो उनकी लाइफ में कब क्या घटा है, साथ ही साथ आप ये देखिए कि आपके साथ क्या घटा है। तब तो आप आगे, जब पीछे को नहीं देख पाएंगे, तो आगे का क्या, वर्तमान आप क्या प्रिडिक्ट कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये एनालिसिस आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि इट्स ऑल साइंटिफिक। पहले तो ये चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज़ नॉट अ कमर्शियल साइंस। ये शास्त्र पैसों के लिए नहीं है। आप जितना इसमें पैसे जोड़ देंगे, आप खुद अनुभव करेंगे कि आप उतना प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे। और जो आपके पास आते हैं, 99% लोग इतने जेन्युइन और इतने जेनरस होते हैं कि वो स्वयं कहते नहीं, आपने इतनी मेहनत की है, आपने अपना इतना समय दिया है, तो हम आप स्वयं अपनी तरफ से आपको कुछ अगर योगदान देते हैं और आपकी मेहनत का अगर आपको पारिश्रमिक देते हैं,
तो वेल एंड गुड। लेकिन स्वयं अगर आप अपनी फ़ीस तय कर लेंगे, नहीं हमें तो 5,000 रुपये चाहिए, हम 2,000 से कम तो लेते नहीं हैं, तो आपकी स्टडी का क्या है? क्योंकि दिस साइंस कनेक्ट लिटरली कनेक्ट यू विद एनर्जीज़, ऊर्जाओं के साथ, सॉफ्ट एनर्जीज़ के साथ, ईश्वर की। क्योंकि जब आपके सेंसेस कनेक्ट करते हैं तो आप उसमें जितना कमर्शलाइज कर देंगे ना चीज़ों को, तो आप खुद ले देखेंगे कि वो सही प्रेडिक्शन आपकी नहीं जा रही। और मुझे ऐसे लगता है कि ये नियम को पालना चाहिए। हमारे सिद्ध महात्मा किसी की भी जब कुछ हेल्प करते थे, महात्मा जो आप अपना खुद ही अपने पिक्चराइज़ करिए अपने दिमाग में, कि अरे इतने पैसे लाइए तब हम आपकी हेल्प करेंगे, आप ये अगर हम ये जड़ी बूटी दे रहे हैं तब आपको ये हेल्प होगी, या इस तरीके से नहीं होता। ये कमर्शियलाइज़ नहीं करना चाहिए। और जो भी लोग आपके पास आते हैं जेन्युइन होते हैं, तो खुद उनको लगता है कि आपकी सेवा का वो, और कोई दे रहा है ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं है तो उनके पास में उनकी कोई इशू होगा, उनके पास कुछ प्रॉब्लम होगी। हमारे पास कितने ही लोग आते हैं, किसी के पास 20 रुपये, किसी के पास 100 रुपये, किसी के पास 500 है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे। हमारे पास जितना ज्ञान है, हमारा पूरा पूरा तरीका रहता है कि हम उसको हेल्प करें, उसकी आगे मदद करें। तो ये 2 चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और बहुत ही कठिन शब्दों में लिखा हुआ है, जैसे प्राचीन कुछ सिद्धों के, महात्माओं के, या कुछ ज्योतिष की जो बहुत गुण ज्ञाता है, इन पैसों का जो अगर आप बहुत लोगों से उनको परेशान करके लेते हैं, तो उसके बारे में लिखा है कि ये बहुत ही ज़्यादा, अब उन शब्दों को मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन बहुत ही कठिन शब्द लिखे हैं उसके लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात कि आप इसको दिन में करिए, जितना हो सके प्रेडिक्शन दिन में करिए। हम 99 नहीं, हम 100% हमारा कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, हम प्रेडिक्शन दिन में ही करते हैं। सूर्यास्त से सूर्य उदय के बीच में, आप सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में आप जितना प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और वैसे भी जितने लोग आते हैं वो चाहते हैं कि आप उनको जेन्युइन, आप सही तरीके से ज्ञान दें, सही बात बताएं। तो ये सबसे अच्छा समय रहता है, ब्रह्म मुहूर्त से उठें आप, सूर्य अस्त तक आप अपने प्रेडिक्ट करें। और मेरा भी यही प्रयास था कि मैं ये जो आपको बताना चाह रही हूँ, पढ़ाना चाह रही हूँ, वो आपको अर्ली मॉर्निंग आपको बताऊँ, पढ़ाऊँ, और एक ही वीडियो में आपको जितना बेसिक हो सके समझाने का प्रयास करूँ। तो ये थोड़ा सा बहुत कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी चाहिए, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब अपना श्री गणेश करते हैं अपने पत्री के साथ। आप देखिए अपनी पत्री आप निकाल लीजिए। आप अपना पत्री हो सके तो वीडियो पॉज करके आप फिर उसको सुनिए, अपनी पत्री सामने रखिए, जिनकी जो भी पत्री है उनको आप सामने रखिए। देखिए यहाँ पे आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं, ये एक चार्ट देख रहे हैं, ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ बर्थ चार्ट बना हुआ है, नॉर्थ इंडियन स्टाइल है। और इस साइड में मैं शुरुआत यहीं से की थी, इसलिए मैं आपको यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ बताना। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 12, तो जो भी लिखा हुआ है, ये नंबर्स जो लिखे हुए हैं, ये नंबर्स क्या हैं? ये नंबर्स हैं राशियाँ। आप कभी भी चार्ट में राशि नहीं लिखेंगे, इससे क्या कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप राशि भी लिख रहे हैं, फिर उसमें आप कौन से ग्रह गोचर कर रहे हैं उनको भी लिखेंगे। फिर हो सकता है कई बार हम दृष्टि बनाने के लिए उसमें लाइनिंग भी खींच देते हैं कि हाँ ये 7वीं दृष्टि, ये 5वीं दृष्टि, ये 9वीं दृष्टि। तो ये क्या हौच पौच नहीं करना, तो नंबर डाल देते हैं। और दूसरा इम्पॉर्टेंट काम, नंबर क्यों डालते हैं? जैसे इसमें नंबर दिया हुआ है, ये नंबर किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये सिम्बलाइज़ कर रहा है काल पुरुष को। जैसे हम आपने देखा होगा वास्तु पुरुष में, हमने ये वास्तु पुरुष को देखते हैं आप, जैसे नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण और ये तरीके से, इस तरह से ये वास्तु पुरुष है। वैसे ही हम ब्रह्मांड में एक बहुत ही ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी हम मानते हैं, इसी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। उनको हम कहते हैं काल पुरुष। और हमारा ये मानना है कि काल पुरुष नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, उनके ये जितनी भी चीज़ें आप ये नंबर्स देख रहे हैं, ये सारा उनके जो है, उनके क्या कहना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके फीचर्स को दिखाता है, उनके बॉडी पार्ट को दिखाता है। जैसे हम नंबर 1 की बात करें तो आपका हेड, आपका अपर बॉडी, नंबर 4 आपका चेस्ट पार्ट, ठीक है, नंबर 8 आपका लोअर बॉडी, लोअर एब्डोमेन से नीचे का हिस्सा, लोअर एब्डोमेन को हम नंबर 8 से देखते हैं। नंबर 12 आपकी फीट, ठीक है। वो चीज़ें आपको दिखाता है काल पुरुष का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, ठीक है। इतना आप समझ लीजिए। 2 चीज़ें, एक तो नंबर देने का, फर्स्ट चीज़ कि हम राशि का नाम नहीं लिखते, 1 से लेकर 12 तक जो भी राशियाँ हैं उसको हम नंबर वाइज ही लिखेंगे। और दूसरा बात कि ये जितना भी है, ये नंबर 1 हमेशा 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 काल पुरुष का। अब आप ये दूसरी चीज़ आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप अपनी चार्ट में देख रहे हैं वहाँ तो 4 लिखा है, अरे वहाँ तो 7 लिखा है,
जहाँ पे ए एस लिखा है, देखिए स्क्रीन में देखिए, ए एस जो लिखा है वहाँ वो स्थान होता है असेंडेंट, दैट इज़ कॉल्ड असेंडेंट, यानी लग्न। लग्न यानी आप स्वयं, काल पुरुष का चेहरा, माथा, स्वयं उनका ये जो सिर का हिस्सा है, ठीक है। और असेंडेंट, अब हम इन्हीं भावों को बहुत डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप अपनी चार्ट में अगर सिर्फ भावों को ही समझ लेना, उसमें ग्रह हैं उसको भी तो आप पढ़ेंगे ही, परंतु भावों को ही समझ लें तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ज्योतिष में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं, सबसे पहले ये राशियाँ हैं। अब ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये हमेशा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही चलती है राशियाँ, आप इसको क्लॉकवाइज नहीं कर पाएंगे। ये जब आप बर्थ चार्ट बनाते हैं तो नंबर 1 के बाद नंबर 2, नंबर 3 ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करेगी। ओके, इसमें कोई और तरीका नहीं है। दूसरी बात, ये जो भाव बता रहे हैं, ये जैसे काल पुरुष का यहाँ 1 है, हो सकता है आपका 4 हो, 7 हो, 12 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बताएगा वही जो आपका माथे का जो है, या आपकी। अब थोड़ा डिटेल चलते हैं। अब जैसे नंबर 1 लिखा हुआ है, मैंने बताया दैट इज़ कॉल्ड असेंडेंट, यानी लग्न। लग्न से हमको क्या पता चलता है, आपकी पर्सनालिटी, आपका चेहरा कैसा है, आपके बाल कैसे हैं, आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा हुआ है, झुका हुआ है, मुड़ा हुआ है, कि आप एकदम स्ट्रेट आप वॉक करते हैं, आप दिखते कैसे हैं, आपके बाल कर्ली हैं, स्ट्रेट हैं, आपका नेचर कैसा है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप बहुत बॉसी हैं, आप बहुत मारधाड़ वाले हैं, आप बहुत प्रेम करते हैं, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलना पसंद करते हैं। ये सारी चीज़ें हम असेंडेंट से देखते हैं। असेंडेंट यानी ओवरऑल आप कैसे हैं। बहुत से लोग बुद्धू बनाने के लिए चंद्र राशि के हिसाब से आपको लग्न पहना देते हैं। आपने देखा होगा, मेरी राशि तो ये है, जहाँ चंद्रमा बैठा है वो राशि, मेरी तो राशि ये है, जो भी आपकी राशि हो। अब उस राशि के हिसाब से आपने पहन लिया, नग पहन लिया। अब वो मान लो आपकी राशि है सिंह राशि, और यहाँ पे लग्न में बैठा है नंबर 2 लिखा हुआ है यहाँ पे लग्न, यानी वृषभ। अब सिंह और वृषभ की बहुत अच्छी मित्रता तो नहीं है, तो अगर आप सिंह राशि के लग्न पहन लेंगे, उनके कलर्स को धारण करेंगे और राशि के अनुसार आप चलेंगे, तो बहुत बुरी तरह आप सफ़र करने वाले हैं। क्योंकि आपको हमेशा अपने मन को, ठीक है मन बहुत इंपॉर्टेंट है, मन के हारे हार है, मन की जीते जीत है, मन बहुत महत्वपूर्ण है। और कलयुग में तो लोग अपने मन से ही चलते हैं, सब मन को ही प्रायोरिटी देते हैं, अपने आप से ज़्यादा उनके लिए अपना मन होता है। तो ये चीज़ें तो ठीक है, आप मन को बहुत प्रायोरिटाइज़ करें, लेकिन आप स्वयं कैसे हैं उसको समझने के लिए आपको हमेशा लग्न के हिसाब से ही नग भी पहनना है, कलर्स को भी धारण करने हैं, और इन कैरेक्टरिस्टिक्स और इन फीचर्स को आपको बहुत समझना आवश्यक है। इन चीज़ों को आपने नहीं समझा तो आप कभी भी अच्छा ज्योतिष को पढ़ नहीं पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। अब नंबर 2 के बारे में चलते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में जाऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगली क्लास में जब हम पढ़ेंगे, जब आगे हम जाएंगे क्लासेस में, तो हम आप इन्हीं चीज़ों को बहुत डिटेल में एनालाइज करेंगे आपके चार्ट के साथ। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं नंबर 2, जहाँ नंबर 2 लिखा है तो उसको हम कहते हैं धनेश, धन का भाव और परिवार। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर एक भाव के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज़ में आप उसको बांटते हैं। नंबर 2 को आप बांटते हैं वाणी से, अपनी आँखों से, धन और परिवार तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। अब देखिए, आपकी जैसी वाणी होगी ना, वैसे ही आप परिवार के सदस्यों का व्यवहार करेंगे। और बोलते हैं ना, जिसके घर में बहुत कलह क्लेश, जिन महिलाओं को, जिन लोगों को बहुत लड़ने की आदत है, उनके पास कई पैसे नहीं टिकते, उनके पास वो पैसों के लिए रोते ही रहेंगे। तो सेकेंड हाउस बताता है कि आपकी वाणी कैसी है, आपका परिवार का सुख है कि नहीं है, आपके पास धन का सुख है कि नहीं, आपके लाइफ में असेट्स रहेंगे कि नहीं, आपके पास में पैसा रहेगा कि नहीं, प्रॉपर्टी संपत्ति का मतलब हर चीज़ को, मतलब कहना चाहिए आपका जो पूरा कंप्लीट धन का भाव कैसा होने वाला, परिवार आपके साथ कैसा आपके साथ होने वाला, ये सारी कंप्लीट चीज़ों को हम देखते हैं सेकेंड हाउस से। और ये आपके चेहरे को भी दिखाता है, साथ ही साथ आपके शोल्डर्स का भी काफ़ी सारा हिस्सा ये आपको कवर करता है। अब थोड़ा सा इसके आगे हम चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे थर्ड हाउस को। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ शोल्डर्स के लिए, क्योंकि शोल्डर के लिए कई लोगों को लगेगा कि मैं ये क्यों कह रही हूँ, उसको हम आगे रिसर्च करेंगे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि सेकेंड भाव में ये क्यों आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों को, कि हो सकता है किसी के शोल्डर में पेन हो रहा है, ठीक है,
तो आप देखिएगा 99% लोगों को, 99.99% ऐसे लोगों को पितृदोष होता है। तो ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। और सेकेंड हाउस ही क्यों, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ज्योतिष आपको हर चीज़ के पीछे रीज़न देता है। ये ग्रह उच्च का है तो क्यों है, नीच का है तो क्यों है, इसके ऊपर ये दृष्टि पड़ी तो इधर ये प्रभाव पड़ेगा तो क्या है, हर एक चीज़ का रीज़न देता है, लॉजिक देता है, आपको समझ में आएगा। अच्छा, ये डिकोड करने की बात है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड हाउस। थर्ड हाउस आपको बताता है आपके छोटे भाई बहन। थर्ड हाउस आपका पराक्रम का भाव है, बहुत महत्वपूर्ण भाव है। ओवर पराक्रम आप कर रहे हैं कि आप अपनी बातें ही नहीं रख पाते हैं, या आपका शॉर्ट एजुकेशन कैसी है, शॉर्ट ट्रैवल आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं थर्ड हाउस से। और उसके बाद हम देखें फोर्थ हाउस। तो फोर्थ हाउस आपसे सीधी तरीके से आपके माँ के बारे में बताता है, आपकी माता जी कैसी है, उनके साथ आपका रिश्ता कैसा है, आपके पास घर कैसा है, घर में आप के पास कार है कि नहीं, और आप जो आपके जीवन में आप चाहते हैं अपनी सुखों को, कंफर्ट को, ये सारा बताता है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस आपकी, क्योंकि माँ क्या देती है, माँ सुख देती है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी माँ हमको बहुत ज़्यादा, अपना बचपन याद करेंगे तो कंफर्ट, सुख, आपको एकदम रिलैक्सेशन, ये चीज़ें याद आती हैं। तो सुख, परिवार, गाड़ी, ये सारी चीज़ें, जैसे हम बताएं कि 2 और 4 काफ़ी कुछ चीज़ें जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ से माँ का सुख देख रहे हैं और यहाँ से हम आपके लॉन्ग टर्म, जैसे असेट्स कहते हैं। 2 तो धनेश है, लेकिन ये जो भाव बताता है आपके जितने भी जो लॉन्ग टर्म असेट्स हैं, घर का सुख, गाड़ी का सुख, व्हीकल से लेके हर चीज़ को यहाँ पे हम डिकोड कर पाते हैं। उसके बाद है पाँचवा भाव। पाँचवा भाव आपका एजुकेशन का है। एजुकेशन के साथ लव अफेयर कैसा होगा आपका, होगा कि नहीं होगा, आपकी पढ़ाई कैसी होगी, आप आगे पढ़ पाओगे। उसके बाद फिफ्थ हाउस आपके भाग्य, ये बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट हाउस है। ये आपके संतान के बारे में बताता है, संतान होगी कैसी होगी आपकी संतान, साथ ही साथ आपका फॉर्च्यून कैसा है। संतान आपको हमेशा किस्मत से मिलती है, अच्छी किस्मत होगी तो सुख भाव होगा परिवार का, तो आपको हमेशा अच्छा परिवार, मतलब संतान अच्छी होगी तभी आप उनको से सुख पाओगे। फिफ्थ हाउस आपको बताता है कि आप कितने फॉर्च्यून का आपका लेवल क्या है। एक बात और याद रखिएगा, 1, 5 और 9 ये 3 चीज़ें हैं। 1, 5, एक फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस, ये आपका फॉर्च्यून का है। आप कैसे, आप स्वयं अपने आप को देखिए। फिफ्थ हाउस और 9th हाउस। फिफ्थ हाउस आपको बताता है कि होने वाले आपके पास क्या क्या आपके पास असेट्स है, कितने फॉर्चुनेट आप होने वाले, भाग्यशाली कितने हो आप, वो आप, और भविष्य में क्या भाग्य आप लेकर आए, वो आपको फिफ्थ हाउस बताता है। 9th हाउस में मैं सेम रिपीट करूँगी तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। 9th हाउस बताता है कि आपका पिछला आपका भाग्य कैसा था, और इसको आप किस तरह से देखेंगे, आपके पास आपके पेरेंट्स का आपको सुख, आपके पितरों का सुख, और प्रॉपर्टी जो आपको पितरों से मिलती है, आपके पूर्वजों से जो मिलने वाले सुख हैं, उसके ऊपर हम स्टडी करते हैं। फिर हम आते हैं सिक्स्थ हाउस में। सिक्स्थ हाउस रोग, चोट, ऋण के बारे में बताता है। और जो मैं आपको बता रही हूँ उसका ऑपोजिट भी होगा। देखिए, जो मैं पॉजिटिव साइन बता रही हूँ, रोग होगा, चोट होगा, मित्र होगा, डेली लाइफ के बारे में। अब आपके पास रोग है तो आपको स्वास्थ्य सिक्स्थ हाउस से देखना है, आपका पास मित्रता है तो शत्रु भी आपको सिक्स्थ हाउस से देखना है, अब कर्जा है और आपके पास कर्जा नहीं है, वो भी आपको सिक्स्थ हाउस से ही देखना है। तो हर चीज़ आपके साथ यहाँ पे ये चीज़ें आपको बताती, कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं आपस में, क्योंकि ये चीज़ें आपको बताएंगी, अच्छा आपके पास कर्जा है, आपके पास कर्जा नहीं है, आपके पास मित्र, आपके पास मित्र नहीं है। फिफ्थ हाउस जैसे मैंने बताया, बच्चे हैं, बच्चे नहीं हैं, पढ़ाई होगी, पढ़ाई नहीं होगी। तो ये दोनों चीज़ों को आपको यहीं से स्टडी करना है। सेवन्थ हाउस आपका स्पाउस, आपके पार्टनर्स, आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है। फिर एक बात ये आप यहाँ पे एक नोट कर लीजिए, 1, 4, 7, 10 1, 4, 7, 10 ये होता है केंद्र भाव। केंद्र भाव बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। केंद्र भाव से आप अपने बहुत सारे प्रिडिक्शन को कर सकते हैं, और बहुत, अगर केंद्र में भाव घर प्लैनेट्स हैं तो व्यक्ति हमेशा स्ट्रांग होगा। जिसके केंद्र में जितने कम प्लैनेट होंगे वो व्यक्ति उतना ज़्यादा, केंद्र में अगर प्लैनेट ही नहीं है तो व्यक्ति बिल्कुल, उसके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल नहीं होगा, उसमें बहुत ज़्यादा वो अपने आप को पीछे से पाएगा, बहुत ज़्यादा उसका नेगेटिविटी जुड़ जाती है, क्योंकि उसके पास लड़ने के लिए केंद्र, यानी बिल्कुल आपके पास स्ट्रॉन्ग पावर देता है केंद्र। तो 1, 4, 7, 10 ये आपको हमेशा एक भाव, ये इतने इम्पॉर्टेंट है केंद्र, तो इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। केंद्र में प्लैनेट्स हैं तो ये आप स्ट्रॉन्ग है। ऐसे लोग कभी भी झुकते नहीं हैं, झुकेंगे भी तो मतलब उनके पास अपनी बात रखने का एक तरीका होगा, वो अपनी हमेशा अपनी
अपने स्थान को हमेशा क्लियर करने का या जो भी है, उनके पास अपनी ये वॉइस रहती है, कहने का अर्थ है। अब हम देखते हैं एट्थ हाउस। एट्थ हाउस है आपकी डेथ का, आपकी एज का। आपकी एज कितनी है, आपकी डेथ कब होगी, ये आपका एट्थ हाउस है। अकल्ट इन्फॉर्मेशन, अकल्ट नॉलेज, आप कितना पास्ट है, आप कितना, आपके पास सीक्रेट नॉलेज कितना है, मिस्टीरियस नॉलेज है कि नहीं है, आप कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो लोग नहीं जानते, वो सारा कुछ एट्थ हाउस। उसके बाद ससुराल कैसा है आपका, वो भी आपका एट्थ हाउस। दूसरों का पैसा, उससे भी आप एट्थ हाउस से स्टडी करेंगे। दूसरों के पैसे आपको मिलेंगे, आपको जैसे अब ससुराल से कई लोगों को गिफ्ट्स बहुत मिल रहे हैं, क्या आपको सेकंड एट्थ हाउस आपका बहुत स्ट्रांग है। अकल्ट आपके पास है कि नहीं, अकल्ट नॉलेज, अकल्ट विजडम है कि नहीं। जिसके पास एट्थ हाउस से बहुत ग्रह होते हैं, या एट्थ हाउस बहुत स्ट्रांग है, या उसका मालिक बहुत स्ट्रांग है, ऐसे लोगों के पास बहुत ज़्यादा अकल्ट का या ज्योतिष का ऑटोमेटिकली बहुत ज्ञान आ जाता है। फिर हम देखते हैं नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस आपका फॉर्चून, मैंने बताया पास्ट लाइफ में आपने जो किया है वो कैसा है, आपको अपने पितरों से आपको जोड़ता है ये डायरेक्टली। इसको फॉर्चून से धर्म का हाउस बोलते हैं। जैसे ये सेकेंड हाउस को मैंने बोला धनेश, ये नाइन्थ हाउस आपका धर्म। धर्म आप कितना करेंगे, आपका धर्म के प्रति कितना आप समर्पित हैं, आप कर्मकांड ही करना पसंद करते हैं कि आप अध्यात्म के साथ भी स्पिरिचुअलिटी को भी आप जानते हैं, कि सिर्फ आप पूजा दिया बत्ती किया, आप कभी मेडिटेट नहीं कर रहे, आप जप नहीं कर रहे, और ये आप अपने अंदर से जुड़े हैं, आप अपनी अंदर की एनर्जी से जुड़े हैं, कि सिर्फ आप 2 मिनट अगरबत्ती करके ही आप निकल जाते हैं अपने काम पे। और अगर जितना भी आपके अध्यात्म के, आपके स्पिरिचुअलिटी के, आपके पूजा पाठ के पैटर्न को देखना है, वो भी नाइन्थ हाउस से देखना है। आप कितने फॉर्चुनेट हैं, आपके पूर्वज कैसे थे, उनके पूर्वज की जो लीनिएज है उसके बारे में हम नाइन्थ हाउस से स्टडी करते हैं। हायर एजुकेशन भी आपके नाइन्थ हाउस से ही स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद टेंथ हाउस। एक चीज़ और नाइन्थ हाउस से हम देखते हैं, आपके गुरु। आपको गुरु कैसे मिलेंगे, आप गुरु आपको कितना, आप उनके साथ क्लोज रहेंगे, आपको कितना अपने गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, ये भी हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं। क्योंकि धर्म, आप धार्मिक हैं तो आपको गुरु के प्रति आप डेफिनेटली आपका झुकाव रहेगा। तो ये सारी चीज़ें नाइन्थ हाउस। अब हम बढ़ेंगे टेंथ हाउस से। टेंथ हाउस सबसे इम्पॉर्टेंट है, केंद्र का भाव होने के साथ ही साथ ये कर्म का भाव है। आप क्या कर्म करते हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, आप अपने कर्म के प्रति कितने संवेदनशील हैं, आपके प्रोफेशन में क्या है, आप क्या प्रोफेशन ऑप्ट करते हैं, आप बिज़नेस करेंगे, आप जॉब करेंगे, आप क्या करेंगे, ये आपका टेंथ हाउस बताता है। साथ ही साथ ये पिता का भाव है। अब बहुत सारे लोग यहाँ, इतनी कंट्रोवर्सी यहाँ पे हो जाती है कि नहीं नाइन्थ हाउस पिता का है, कई लोग बोलते हैं नहीं नाइन्थ और टेंथ दोनों ही पिता का है। तो इस पर मैंने बहुत वीडियो बनाया है, आप जाके चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको समझना होगा, जैसे आप एक हैं तो आपकी पत्नी साथ है, ठीक है। तो आपके अगर माता फोर्थ हाउस में है तो डेफिनेटली सातवां भाव आपका पिता का होगा। अभी भावात भवम से हम देखते हैं, एक भाव से दूसरा भाव कनेक्ट करते हैं, तो उसमें से भी खैर हमें अभी इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन टेंथ हाउस इज़ ऑलवेज योर फादर बिकॉज फोर्थ हाउस इज़ योर मदर। चौथा भाव आपके पिता माता का है तो टेंथ हाउस आपके पिता का ही होगा। हाँ, पूर्वज को देखना है, लीनिएज को देखना है, वंश को देखना है, वंशावली को देखना है, तो आप नाइन्थ हाउस में जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं। वंशावली, वंशज, आपके पूर्वज, आपके पिता पर पितामह, उनके साथ में आप पूरी लीनिएज को चेक करते हैं, लेकिन आपके पिता कैसे हैं, आपके साथ उनका क्या संबंध है, आपके पिता आपके लिए कुछ आप संवेदनशील हैं या आपके पिता बहुत कठोर हैं, पिता कैसे दिखते हैं, पिता का प्रोफेशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आपको जो भी देखना है वो आपके टेंथ हाउस से आप देखोगे। 11th हाउस इज़ लाभ, आपके कितने आप बेनिफिट आप उठाते हो लाइफ में, कितनी चीज़ें आप प्रॉफिट आपकी लाइफ में है, आपको सुख किसका मिलता है, मित्रों का भी बहुत ज़्यादा, आपके कोई क्लोज़ मित्र है, या इसको हम कहते हैं कई बार आप देखें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये भी 11th हाउस से देखते हैं। और जो भी मतलब आपकी लाइफ में कुछ बेनिफिट्स होने वाले हैं, कुछ एकदम शॉकिंग आपको बेनिफिट, आपको सडन बेनिफिट आपको मिलने वाला है, क्या कुछ बहुत ही ज़्यादा आपके साथ अचानक आपको लाभ होगा, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं 11th हाउस। तो 11th हाउस काफ़ी सारी चीज़ों के साथ में, ये हम बेसिक आपको बता रहे हैं। 12th हाउस होता है आपके हानि का, आपको कितने लॉस होंगे लाइफ में, आपके हानि के साथ आपके बेड प्लेजर्स का, आपको नींद आएगी नहीं आएगी, आपको बेड प्लेजर्स मिलेंगे, आपका सोने का सिस्टम कैसा है, आप उठपटांग सोएंगे, आपको
मतलब आप बहुत सारे लोग इसको जेल के साथ भी जोड़ के देखते हैं, क्योंकि हानि आपको लॉन्ग टर्म हानि होगी, या बहुत ज़्यादा, या आपके एक शॉर्ट टाइम में ही आपको छोटे मोटे ही लॉसेस आपको होंगे। तो ये लॉसेस और हानि, एक्सपेंडिचर, आप खर्चा कितना करते हैं, आप कितने खर्चीले हैं, किस किस रूप में आप खर्चा करते हैं। आप दान पुण्य के रूप में खर्चा करते हैं कि अय्याशी के रूप में खर्चा करते हैं। आप माता को देख के खुश होते हैं कि आप पिता के साथ आपको देने के लिए, उनको गिफ्ट करने में आपको बहुत ज़्यादा आनंद आता है। आप परिवार के प्रति आपको हानि होगी, खर्चा आप किस में करेंगे। आप अननेसेसरी, जैसे परिवार के प्रति कुछ ना कुछ बड़े बड़े आपके खर्चे हो जाएंगे, या आप अपने दोस्तों के ऊपर ही खर्चा करते रहेंगे। आप या स्वयं कई लोग अपने ऊपर ही खर्चा करना पसंद करते हैं। तो आप किस प्रकार से खर्चों को करेंगे। साथ ही साथ जेल यात्रा का भी, जैसे मैंने बताया, फॉरेन टूर, आप बाहर जाएंगे कहाँ, आपका फॉरेन टूर कैसा होगा कि नहीं होगा। इन सब चीज़ों को आप इन भावों से समझ सकते हैं। फिर आप देखिएगा आपकी चार्ट में, अब हम यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं, आपकी चार्ट में कहाँ एसेंडेंट लिखा है, उस एसेंडेंट को लेके, जैसे कौन सा नंबर है, नंबर 1 है तो मेष है, से नंबर 2 यानी वृषभ राशि, नंबर 3 यानी कर्क राशि, नंबर 4 यानी नंबर 1 मेष, नंबर 2 में वृषभ, नंबर 3 मिथुन, नंबर 4 कर्क, नंबर 5 है सिंह राशि, नंबर 6वां कन्या राशि, 7वां तुला राशि, 8वां वृश्चिक, 9वां धनु राशि, 10वां मकर, 12वां कुंभ और 11वां कुंभ और 12वां मीन राशि। आपका कौन सा भाव लिखा हुआ है। अब हम इसमें जाएंगे कि आपकी राशि कौन सी है। तो मैं यहाँ पे छोटा सा आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। अगर आप मेष राशि के हैं, नंबर 1 ही है, मान लीजिए आपके यहाँ नंबर 1 ही लिखा है, कोई और नंबर नहीं लिखा, जैसे किसी का 4, 5, 10, 12 कुछ भी नहीं है, सिर्फ सीधा नंबर 1 ही है। तो वो व्यक्ति नंबर 1 अगर किसी का लिखा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनालिटी को, अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंस देता है। उसको इतना क्षणिक और इतना ज़ोर से गुस्सा आता है कि वो अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता। और क्योंकि मेष राशि का क्या है कि उसके जो ग्रह के स्वामी हैं वो है मंगल, तो मंगल के सारे एट्रीब्यूट्स आएंगे। ऐसे लोग बहुत पैनिक करेंगे, बहुत जल्दी गुस्सा आएगा, बहुत जल्दी उनको लोगों से वो हिंसक भी हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपनी पर्सनालिटी को, अपने चेहरे को बहुत सजाना, मेरा वेट तो नहीं बढ़ रहा, मैं मोटा तो नहीं हो गया, मेरा चेहरा तो ठीक है, कि मेरे को पिंपल हो गया, या मुझे क्रीम कौन सी लगानी है। बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा ये टेक केयर करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन हम आपको शॉर्ट में समझा रहे हैं, क्योंकि इतने लंबे वीडियो को अब देखिए, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप इसमें आपको मज़ा भी नहीं आएगा, और सुनने में बहुत डिटेल में अभी हम जा नहीं पाएंगे। मान लीजिए आपका नंबर 2 है, 2 राशि के आप हैं, यहाँ पे 2 लिखा है असेंडेंट में 2 लिखा है, यानी आप सिर्फ फूड, फैमिली, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, रिलैक्सेशन, अपने परिवार के प्रति आप समर्पित हैं, आप अपने बच्चों के प्रति समर्पित हैं। आपके लिए खाना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना जीना। जी नहीं सकते अगर आपको, ये और किसी के साथ नहीं होता, ये वृषभ वालों के साथ ही होता है। अगर आपके 2 है, अगर आपके घर में बेटी है या आपके घर के बच्चे हैं, नंबर 2 लिखा हुआ है, तो उनका अपर बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी होगा, उनको बहुत ज़्यादा बॉडी शेम भी करना हो सकता है, उठाना पड़े बहुत ज़्यादा उनके अपर बॉडी के, क्योंकि यहाँ पे वृषभ यानी क्या, वृषभ यानी नंदी, गाय, बैल। अब बैल का क्या है, कुकुंद होता है। बैल का क्या होता है, जो आपने देखा होगा कि उसके गलकंबल होते हैं। बैल का आप अच्छी, बहुत कीमती, बहुत ही ज़्यादा महंगी गाय की बात करेंगे, तो उनका महंगी गाय कैसी होती है, जिसके थन अच्छे होते हैं, उसी हिसाब से तो आप उसको रेटिंग देते हैं कि हाँ ये गाय बहुत दूध देने वाली है। तो जिसका शुक्र बहुत अच्छा होगा, वो सारी चीज़ें इनके पास में होगी। उनको बहुत ज़्यादा फैमिली के प्रति, उनके 1-2 बच्चे नहीं होंगे, ज़्यादा ही बच्चे होंगे, और ये सारी चीज़ें उनके साथ जाएगी। अब यहाँ पे आप ऑपोजिट भी देखिएगा, अगर किसी का मेष है, वापस हम अब थोड़ा सा आपको बताते हैं एग्जाम्पल जो मैंने दिया था, कि अगर नंबर 1 ही लिखा हुआ है लग्न में तो क्या करेंगे। अगर नंबर 1 ही आपका लिखा है असेंडेंट में, तो ये वापस भी वो काम करेगा। अगर बहुत अच्छा है आपका मेष, यहाँ स्थान, किसी की बुरी नज़र नहीं है, यानी राहु केतु को हम मानते हैं, शनि का कोई प्रभाव नहीं है, शनि राहु केतु किसी के साथ नहीं है, ना उनकी दृष्टि है, और अच्छे योग बने हैं, ना चतुर्ग्रही योग है, ना कुछ और कोई गलत योग बने हैं, अग्निकांड योग है, कुछ भी जैसे हम बताते रहते हैं, बहुत सारे योग हैं, हज़ारों योग होते हैं। हम आपको मुख्य योग बताएंगे, बहुत सारे 1000 योग हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज होती है, जो बहुत मुख्य योग होता है, अच्छे और बुरे दोनों आपको पता होना चाहिए।
तो जब हम बहुत ज़्यादा योग की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे अगर यही चीज़ अच्छी होगी मेष की, तो वो लोग बहुत ज़्यादा मार्शियल क्वालिटी उनकी बहुत स्ट्रांग होगी, वो लड़ेंगे लेकिन बिल्कुल हक की बात में लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि इसको पीटते गाली देते हुए किसी को निकल जाए, ऐसा नहीं होगा। ये चीज़ें होंगी जिसका वो यही अगर हम तो इसको अपोजिट भी आपको लेना अच्छा है तो बिल्कुल उल्टा भी है। वहीं अगर वृषभ वाले का ये अगर वृषभ आपका शुक्र अच्छा नहीं है, क्योंकि वृषभ के देवता कौन से हैं? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य अच्छे हैं तो आपको भर भर के आपके जीवन में सुख आएगा, धन आएगा, पैसा आएगा, संपत्ति आएगी। आपको इतना आप चाहेंगे, आप सोचेंगे उसके पहले वो चीज़ आपको मिल जाएगी। आपका शुक्र अच्छा है तो जैसे मैंने बताया कि आपके शोल्डर्स एकदम प्रोमिनेंट होंगे। आपको मतलब मेष जिसकी मार्शल क्वालिटी उनसे भी ज़्यादा प्रोमिनेंट शोल्डर्स आपके होंगे, क्योंकि कुकुंद आपका ही है। तो इसी हिसाब से आप देखेंगे अगर यही गलत है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इसी में फंस जाएंगे। मतलब वाइस वर्सा होता है, हर चीज़ें ज्योतिष में वाइस वर्सा देखना पड़ेगा। अच्छा बता रही हूँ तो आप ये नहीं सोचिएगा कि सिर्फ अच्छा अच्छा ही होगा। यही अगर गलत उसमें होगा, गलत मैलेफिक इन्फ्लुएंस में होगा, गलत इन्फ्लुएंस में होगा, जैसे मैंने बताया कि गलत राशि दृष्टि में होगा या किसी खतरनाक प्लैनेट के साथ में होगा, जो कि खतरनाक माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको आसान करने के लिए ऐसा कह रही हूँ कि शनि राहु केतु के साथ में, तो अगर इस तरीके से अगर आप इनको मानते हैं खतरनाक, तो अगर उनका अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा तो डेफिनेटली ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेट करेंगे, बहुत वेल्थ अक्यूमुलेट करने का चीज़ें, मतलब एक चाहिए आपको 50 खरीद के लाएंगे और बहुत ज़्यादा खर्चा करने की आदत होगी, फैमिली वैल्यूज़ को ध्यान नहीं करेंगे, बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो जाएगा। अब इसको आप समझिए, बहुत आसान तरीका मैं आपको एक और तरीका देती हूँ कि अगर ये आपका नंबर 1 10 होगा, नंबर 1 में हाँ जहाँ भी असेंडेंट लग्न लिखा है वहाँ पे अगर 10 लिखा होता, यानी मकर राशि। मकर राशि क्या है? ऑल अबाउट कर्मा, कर्म करना है, कर्म करना है। मकर वाले बहुत कर्म करने वाले पसंद करते हैं। लेकिन अगर ऑपोजिट, अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है तो ऐसा व्यक्ति सबसे आलसी होगा, हर काम बिल्कुल डिले करके। जैसे अब 10 बजे जाना है तो 10 बजे ही वो तैयार होगा कहीं जाने के लिए, मतलब रेडी होना भी 10 बजे स्टार्ट करेगा। इतना ये चीज़ें कॉन्ट्रोडिक्ट करेंगी कि आपको जो वर्क करना है तो काम करने की चीज़ें बिल्कुल प्रोक्रेस्टिनेट करना, चीज़ों को आज नहीं कल करना है, और इस तरह से कर्म को बिगाड़ देना। तो कहने का ये अर्थ है कि जो चीज़ें यहाँ पे मैं आपको अच्छी बताऊँगी तो उसी चीज़ को आप अपने दिमाग में उसको अपोजिट पार्ट भी याद रखिएगा कि यहाँ कर्म कहना करना बता रही हूँ। अगर ये बैड इन्फ्लुएंस में है तो ये अकर्म का भी स्थान हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें दोनों आपस में समन्वय के साथ चलती हैं। तो मुझे लगता है ये आपको मेरा कुछ यहाँ पे जो बताने का तरीका समझ में आया होगा। अगर आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।